अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पहले मॉडल स्कूल PND Maripur secondary wing. This is physics lecture number 9 and myself Miss Mehak Fatma. आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा है फोर्स एंड मोशन. ठीक है, हम फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स के लॉज वगैरह पढ़ेंगे. टॉपिक्स हमारे होंगे फोर्स क्या होती है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड मास एंड वेट को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले कि व्हाट इज़ फोर्स. फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी की फिजिकल पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फोर्स में आप क्या करते हैं, पुश, बॉडी को पुश कर सकते हैं. ठीक है, आप उसको पुल कर सकते हैं और आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है आप उसको स्टॉप करवा सकते हैं विथ अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, जब आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है. इसी को फोर्स कहते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे. अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट है आप उसको स्टॉप कर दो, स्टॉप है तो आप उसको मूव करवा लो, वन प्लेस टू अनदर प्लेस को ट्रांसफ़र कर दो. अगर डोर ओपन है उसको क्लोज़ कर दो, क्लोज़ है तो आप उसको ओपन कर दो. ठीक है, तो ये आप अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं, देन उसकी पोजीशन वो बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाया जा रहा है, तो इस पर क्या अप्लाई हो रही है, इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है. ठीक है, और फोर्स किस चीज़ों पर, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है. ठीक है, फोर्स इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. अब आप देखें यहाँ पे फोर्स लग रही है और इस ऑब्जेक्ट का क्या है, कुछ ना कुछ मास है, और जितना मास होगा उतनी फोर्स लगेगी, जितना भारी चीज़ होगी उतनी आप अपनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे. ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है बॉडी जब मूव करती है तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन की वजह से ही बॉडी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रही होती है. इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है और इसको हम केजी मीटर पर सेकंड भी कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं. किस तरह से देखिए, इसका फॉर्मूला है फिजिकल टू एम है. ठीक है, फोर्स डिपेंड करती है मास एंड एक्सेलरेशन. एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मास एंड ए फॉर एक्सेलरेशन. तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है एंड एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहा गया है फोर्स को, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होती है. अब आप देखेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम दरवाजे को खोल रहे होते हैं, दरवाजे को बंद कर रहे होते हैं, या किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं. अब आप देखेंगे जैसे बॉक्स पर फोर्स लगाई जा रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. So force is a vector quantity. ठीक है, और force is an agent which change or tends to change the existing state of a body. जैसे बॉडी की पोजीशन ही चेंज होता है. ठीक है, तो उसकी स्टेट ही चेंज होता है, तो ये हमारे पास फोर्स होता है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से. अब हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बट हु इज़ न्यूटन. न्यूटन एक साइंटिस्ट है जिसने ये उसने तीन लॉ जो है पेश किए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट यही है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में होगी. जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना की जाए बॉडी मूव नहीं करती या बॉडी स्टॉप नहीं होती, वो अपनी पोजीशन, अपनी स्टेट चेंज नहीं करती जब तक उस पर पोजीशन, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना की जाए. जैसे आप देख रहे हैं कि ये बॉल को जब तक किक नहीं किया वो रेस्ट में थी, इसको किक किया दैन वो मूव करना शुरू की. अब ये बच्चों ने जो गाड़ी बनाई हुई है एंड देन आप देखें इसको, ये पुश कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, देन ये मूव कर रही है. ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी डोर की, विंडो की, और फ़ैन अगर आपने ऑफ़ करना है तो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, देन वो चीज़ जो है स्टॉप हो जाएगी. स्विच आप फोर्स अप्लाई करेंगे और वो स्विच जो है वो आप ऑन ऑफ करेंगे, तो उससे भी आपका फ़ैन ऑन एंड ऑफ होगा. उसके अलावा इस हमारे पास एग्जांपल्स ये हैं कि एक बुक है जो कि अगर टेबल पे पड़ी हुई है तो वो बुक जो है वो टेबल पे सदियाँ गुजर जाएंगी और वो पड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसको एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ट्रांसफ़र ना करे, या उसको टेबल से उठा के शेल्फ पे ना रखे, या शेल्फ से उठा के उसको टेबल पे ना रखे. बुक खुद मूव नहीं कर सकती, जब तक उस पर हम खुद फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. ठीक है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा. A book laying on the table will remain in the state of rest unless someone change their position. A moving object will never stop unless someone stop it. ठीक है, जब तक कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के स्टॉप ना करना चाहे तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट भी स्टॉप नहीं होगा. बट इस इनर्शिया, इनर्शिया सेम थिंग.
इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ द विच इज कंटिन्यूस एग्जिस्टिंग स्टेट, बॉडी भी कंटिन्यूसली अपनी स्टेट में रहेगी, अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, तब तक उस पर फोर्स अप्लाई ना की जाए। ये मैंने फोर्स की भी यही डेफिनेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी इसी को कहते हैं एंड उसको इसको इनर्शिया भी कहते हैं। अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वो लॉ पूछ सकते हैं, आपको इनर्शिया पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही इनर्शिया इसी को कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये कि अ स्मॉल कॉइन इज पुट ऑन अ कार्ड एंड प्लेस ओवर ग्लास, व्हेन द कार्ड इज फ्लिक्ड अवे विद द फिंगर द कॉइन ड्रॉप इनटू द ग्लास, इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया। अब आप देखें कि अगर ये ग्लास के ऊपर कार्ड बोर्ड है, उसके कार्ड है, उसके ऊपर आपने क्या लिख दिया, रख दिया कॉइन रख दिया, तो आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब कार्ड जो कार्ड है उसका जो वेट है वो कॉइन से हल्का होगा, ठीक है, क्योंकि कॉइन तो मेटल का है। अब उसमें क्या होगा कि एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी और उस पर ग्रेविटी और उसका वेट भी है, तो वो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वो जो एट स्टेट ऑफ रेस्ट में था कॉइन, अब वो मूव करता हुआ ग्लास के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया, फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपके पास, स्टेटमेंट ये कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट इट्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जब ऑब्जेक्ट जब फोर्स अप्लाई की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, ठीक है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अच्छा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी कि जितनी आप फोर्स लगाते हो ऑब्जेक्ट उतना ही मूव कर रहा होता है, ठीक है, उतना ही तेज़ी से मूव करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ कम हो जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है और फोर्स भी ज़्यादा है, तो इन दोनों का क्या है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, अगर एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी। लेकिन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है क्योंकि मास ज़्यादा है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आप एक बॉल को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, एक बॉल है आप उसको फेंक रहे हैं, तो अगर आप बॉल को फेंक रहे हैं तो उसका वेट तो बहुत हल्का है, लाइट वेट है, तो वो बहुत दूर तक जाएगी, एक्सेलरेशन वो ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगी, क्योंकि आपने फोर्स उतनी ही लगाई, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो आपकी बॉल है वो बहुत दूर तक जाएगी बनिस्बत इस कार के, क्योंकि अगर आप वही फोर्स इस कार पे लगा रहे हैं जो आपने बॉल पे लगाई थी, तो बॉल तो लाइट है, उसका मास कम है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो दूर तक जाएगी क्योंकि उसका वेट कम है। लेकिन अगर उतनी ही आप एनर्जी और उतनी ही फोर्स अगर आप इस कार पे लगाते हैं जितनी कि आपने बॉल पे लगाई थी, तो वो ये कार उतनी मूव नहीं करेगी, उतनी दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेकिन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। फोर्स जितनी लगती है उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन मास पे डिपेंड इसलिए कर रहा होता है, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और अगर मास लाइट होगा, लाइट वेट होगा, तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। एक आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, जितना लाइट वेट होगा उतना ही वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जितनी भारी चीज़ होगी वो कम जो है डिस्टेंस कवर करेगी। इसी तरह से आप ये देखें कि एक ये बच्चा है और एक ये बड़ा आदमी है, और जब आप देखें कि ये आप इसको अगर पीछे से वो झूला, अगर बच्चे से झूले में बैठे होते हैं, बड़े भी बैठे होते हैं, तो झूले पे अगर बच्चा बैठा हुआ है तो अगर आप पीछे से उसको पुश करेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा आगे तक जाएगा। अगर आपने दोनों को इक्वल फोर्स से पुश किया है तो बच्चा ज़्यादा आगे तक जाएगा, और जो बड़ा बंदा होगा, जो एल्डर होगा, वो उसमें क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इतना दूर तक डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। अब हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन।
द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फोर्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है रिलेशन। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में डालना चाहें तो मैंने इनको एक ही क्वेश्चन में डाल दिया। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अपॉन मास के। अब जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन हटाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ फिजिक्स में रूल होता है कि अगर हमें साइन ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो इसकी जगह हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं। तो इज इक्वल टू डाल के मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालना है, तो कांस्टेंट मैंने के एज्यूम कर लिया। के जो है वो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू 1 है, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो गया। अभी एम या एफ के नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके एक्सेलरेशन के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया। ठीक है, ये हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर लिया है मैथमेटिकली। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये बॉल है, अगर मैं बॉल ऊपर से अपने हाथ में मैंने पकड़ी हुई है और मैं अगर उसको बॉल के ऊपर फेंक लूँ तो जितनी मैं फोर्स से उसको फेंकूंगी उतनी ही फोर्स से वो बॉल से टकराकर मेरे पास आएगी। यानी कि एक ताकत वहाँ पर भी है, एक तो फोर्स मैं लगा रही हूँ और एक फोर्स बॉल लगा रही है जिससे बॉल मेरी तरफ आ रही है। एक बॉल मेरी तरफ से बॉल की तरफ जा रही है और एक फोर्स से बॉल मेरी तरफ आ रही है। तो ये दो तरह की फोर्स अप्लाई हो रही है, लेकिन जो मेरी फोर्स है उसकी डायरेक्शन अलग है और दूसरी जो फोर्स जो बॉल लगा रही है उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो मेरी फोर्स से अपोजिट है। तो यानी कि लेकिन फोर्स इक्वल होंगी लेकिन जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होंगी। ये जस्ट आपके लिए एग्जाम्पल थी कि अगर ये एक्शन हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ फोर्स होगी जिससे देखिए पीछे की तरफ आ रहा है, अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बॉल को किक करते हैं तो बॉल की अपनी भी एक फोर्स होती है, उस बॉल की डाउनवर्ड फोर्स होगी और आप जो किक इस पर लगाएंगे तो वो अपवर्ड होगी। इसी तरह से अगर आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं तो आपकी भी एक फोर्स होगी जो डाउनवर्ड, आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और जो चेयर की भी एक फोर्स होगी जो आपको अपवर्ड जो है मूव करवा रही होगी, जिसकी वजह से आप बैलेंस होकर इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, सेट हो जाते हैं इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ना ये अगर ये कुर्सी टूट जाएगी तो क्या होगा कि आप बिल्कुल नीचे आके गिर जाएंगे। क्योंकि नीचे क्यों गिरेंगे? क्योंकि वेट जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी है क्योंकि W इज इक्वल टू mg, मास एंड ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा होता है वेट। तो एक ये फोर्स है कि जो आपकी लग रही है, एक आपका वेट है, ठीक है, जो इस चेयर पे जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और एक ये फोर्स है चेयर की जो अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपवर्ड की तरफ जो है पुश कर रही है और आप इसको पुल कर रहे हो, पुल एंड पुश हो रहे हैं, यानी कि हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। ये देखें वही बॉल वाली एग्जांपल आ गई, जितनी फोर्स से आप नीचे फेंकेंगे उतनी फोर्स से वो नीचे से होती हुई ऊपर जाएगी। व्हाट इज मास एंड वेट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं। मास जो है ऐसा मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहते हैं। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की क्वांटिटी को हम मास कहते हैं, और जो वेट होता है वो एक किस्म की फोर्स ही होती है। ठीक है, एंड अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, जो मैंने बताया कि ग्रेविटी की वजह से वो जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। मास को हम m से डिनोट करते हैं, वेट को हम w से करते हैं। मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है। मास का फॉर्मूला m इज इक्वल टू f अपॉन a है। अगर ये वही f इज इक्वल टू ma वाले को ही इन्होंने चेंज करके रीअरेंज करके मास की वैल्यू निकाल दी है। और वेट का फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू mg। मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, मास हर जगह कांस्टेंट रहता है और जो वेट है वो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट वैल्यू देता है। इसका ऐसा यूनिट केजी होता है मास का, और डब्ल्यू जो वेट है आपका उसका यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि ये फोर्स के इक्वल है। अगर फोर्स का न्यूटन है तो इसका भी न्यूटन होगा। क्यों इसका न्यूटन क्यों है, ये फोर्स के इक्वल वेट क्यों है? क्योंकि देखें W इज इक्वल टू एम जी है। अगर मैं ग्रेविटी को एक्सेलरेशन के इक्वल कर दूं, ma कर दूं, तो ma किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है, यानी कि वेट बराबर हो गया फोर्स के, इसलिए जो वेट का यूनिट है वही फोर्स का यूनिट है। अब आप देखें कि ये अगर एक बॉक्स है,
अगर आप अर्थ पे इसका वेट करें, इसका मास तो 10 ही है, इसका मास अर्थ पे भी 10 है, मून पे चले जाएंगे तो भी 10 रहेगा, स्पेस में चले जाएंगे तो भी 10 रहेगा, लेकिन जो इसका वेट होगा वो अर्थ पे कुछ और होगा, मून पे कुछ और होगा, और स्पेस पे तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ होती नहीं। ग्रेविटी ज़ीरो होगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा होता है। अब अर्थ पे ग्रेविटी होती है, चांद पे भी थोड़ी बहुत ग्रेविटी होती है, लेकिन जो स्पेस है उसमें बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती। होम टास्क आपका ये है, होम टास्क नंबर 9। आपने फोर्स की डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट देखना है। फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद करना है, सेकेंड लॉ याद करना है, और ये आपने कॉपी पर भी लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालनी है, उसकी डेरिवेशन की स्टेटमेंट, सब कुछ आपने कॉपी पे काम फेयर करना है, और डिफरेंस भी लिख लीजिएगा, मास एंड वेट। हमारा टॉपिक एंड हुआ। आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।